प्यारे बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण इकाई में प्लायन वेग का अध्ययन करने जा रहे हैं। किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? प्लायन वेग का। आपने ये वर्ड प्लायन बहुत सुना होगा कि जहां पे बेरोजगारी है वहां से युवा क्या होते हैं, प्लायन कर जाते हैं, वापस नहीं आते, रोजगार के लिए अपने अपने प्रदेशों को छोड़ देते हैं। प्लायन टर्म समझिए, सुनी होगी। यहां पे जो गुरुत्वाकर्षण में प्लायन वेग से क्या मतलब है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी भी पृथ्वी पर वापस ना आए। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए और वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी भी वापस ना आए। और जो ऊर्जा दी जाएगी इस समय, वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? प्लायन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? प्लायन ऊर्जा कहलाएगी। तो प्लायन वेग और प्लायन ऊर्जा किससे संबंधित है? जो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। देखो, हमारी ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पे ए सिरे पर हमारे पास क्या है? m द्रव्यमान का एक पिंड है। ये पृथ्वी की त्रिज्या r है, ये इसका केंद्र है और ये m है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा UE इज इक्वल टू -GMEM अपॉन RE, पहली समीकरण। अब मैं क्या करूंगा? इस पिंड को कहां पे ले जाऊंगा? अनंत पे। डायग्राम यहां बनाता हूं, थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब मैं इस पिंड को कहां पे ले गया हूं? अनंत पे। ए से कहां पे ले गया हूं? अनंत पे। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अनंत पे क्या हो जाएगी? यू अनंत -GMEM अपॉन अनंत इज इक्वल टू 0। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम स्थिति गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, तो ये कितनी हो जाएगी? डेल्टा U इज इक्वल टू 0 माइनस GMEM अपॉन RE। तो डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा? GMEM अपॉन RE। ये हो जाएगी दूसरी समीकरण थी, ये हो जाएगी तीसरी समीकरण। अब जब हमने किसी पिंड को फेंका था, तो फेंकने में हमने गतिज ऊर्जा दी थी। कितने वेग से फेंका था? v वेग से, जिसे क्या कहते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ½ mv²। यहां पर यह गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। यह गतिज ऊर्जा कितनी हुई? ½ mv² इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE। तो v² किसके बराबर आ गया? 2 GME अपॉन RE। v इज इक्वल टू √2 GME अपॉन RE।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक तो ये सूत्र आ गया आपके पास, ये हो गया समीकरण नंबर 5। जी का मान किसके बराबर होता है? GME अपॉन RE²। तो GME की जगह मैं क्या रखूंगा? GRE² रखूंगा। तो V कितना हो जाएगा? √2GRE² अपॉन RE। तो ये सूत्र क्या आ जाएगा? √2GRE। तो दो सूत्र मिल गए। जब पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा हो मतलब तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है तो ये सूत्र लगाएंगे। अब हम पृथ्वी से प्लायन वेग की कितना प्लायन वेग चाहिए होता है उसकी क्या करेंगे? गणना करेंगे। बेटे ये प्लायन वेग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हाफ एली एनुअल में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सूत्र जिसकी जो निष्पत्ति है, जो डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा। ठीक है, अब हम क्या गणना करने जा रहे हैं? पृथ्वी पर प्लायन वेग की गणना। पृथ्वी से अगर कोई पिंड फेंकना है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो कितना वेग दे, वो चीज आएगी। देखो, पृथ्वी तल पर प्लायन वेग, पृथ्वी तल पर प्लायन वेग। देखो, v का मान होता है √2GRE। g का मान क्या हुआ? 9.86 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और RE कितना लेते हैं हम? 6400 किलोमीटर ले लें। 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। मान रखा इसमें v तो आया 2 गुणा 9.86 गुणा 6400 गुणा 10⁻³ मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 11.2 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है साहब, तो पृथ्वी पर प्लायन वेग ही ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं, जो हमने एक उपग्रह को पृथ्वी के समीप घुमा रहे थे। कक्षीय वेग जो था, कक्षीय वेग और प्लायन वेग में संबंध। किसमें? कक्षीय वेग तथा प्लायन वेग में संबंध। प्लायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। देखो, प्लायन वेग हमारा होता है v =√2GRE और कक्षीय वेग क्या होता है? v0 =√GRE। दोनों को भाग कर दो, √2GRE √GRE क्या बचा? √2। तो v √2V0। ये संबंध आ गया। अब हम एक ऐसे उपग्रह की बात करेंगे जिसे कहते हैं तुल्यकारी उपग्रह। क्या ऐसा संभव है कि पृथ्वी के एक भाग पर एक ही उपग्रह लगातार नजर रखे? यस, ऐसा संभव है।
तो ये उपग्रह की सहायता से ही संबंध होगा। इसे कहते हैं तुल्यकाली उपग्रह या भू-स्थिर उपग्रह। तुल्यकाली या भू-स्थिर उपग्रह एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह जो हमने बनाया जिसका परिक्रमण काल वही है जो पृथ्वी की अपने अक्ष के परिक्रमण काल मतलब 24 घंटे उसी दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, उसी दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के एक स्थिति एक भाग के सापेक्ष स्थिर रहता है। क्या कहलाता है? तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। इसकी कक्षा क्या कहलाती है? तुल्यकाली कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? तुल्यकाली कक्षा कहलाती है। इस उपग्रह की गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इतना ध्यान, इस चीज को ध्यान देंगे। इस उपग्रह की गति की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर मतलब वामावर्त होती है, वामावर्त होती है। यह किसको? दूरदर्शन के संकेतों को भेजने में काम आता है और इसकी सहायता से अन्य उपग्रहों को भी संदेश भेजे जा सकते हैं। दूरस्थ, दूर दूर तक यह क्या कर देता है? संदेश को फैला देता है। हमने पिछले लेक्चर में मतलब 6B में, लेक्चर 6B में एक परिक्रमण काल बताया था। परिक्रमण काल क्या होता है हमारा? परिक्रमण काल उपग्रह का ये था T = 2π RE + H पावर 3/2 √GME। ये हमने एक सूत्र बताया था। ठीक है। एक दूसरा सूत्र क्या था हमारे पास? T = 2π RE + H की घात 3/2 RE √G। दोनों सूत्र थे। ठीक है। इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान आ रहा है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है। तो हम कौन सी समीकरण को यूज करेंगे? समीकरण 2 का वर्ग करने पर, 2 का वर्ग करने पर। तो ये क्या हो गया? T² = 4π² RE + H की घात 3 RE²G। अब आप यहां पे देखेंगे RE + H की घात 3 किसके बराबर आ गया? T² RE²G / 4π²। तो नेक्स्ट स्टेप में RE + H किसके बराबर आ गया? T² RE²G / 4π²। इसकी घात कितनी आ गई? 1/3। तो अगर मुझे H का मान की गणना करनी है तो कितना आ जाएगा? T² RE²G / 4π² पावर 1/3 माइनस RE। अब मैं पृथ्वी का आवर्तकाल जानता हूं कितना होता है? 24 घंटे। 24, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड। तो T हो गया 86,400 सेकेंड। कितना होगा? 86,400 सेकेंड। RE कितना है? 6.37 × 10⁻6 मीटर। और G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.86। अगर मैं इसमें मान रखता हूं H T² 86,400 का स्क्वायर
RE 6.37 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर 9.86 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, इसकी घात कितनी होगी 1/3 माइनस 37 गुणा 10 की घात 6। मैं जब h को सॉल्व करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, तो जो मेरा अंदर वाला भाग आएगा वो आएगा 42.22 गुणा 10 की घात 6, ये पूरा भाग ये आ जाएगा माइनस 6.37 गुणा 10 की घात 6। तो h कितना आ जाएगा 35,850 35.85 इंटू 10⁶ मीटर। अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35,850 गुणा 10 की घात 3 मीटर, मतलब h इज इक्वल टू 35,850 किलोमीटर। अगर मैं पृथ्वी की सतह से 35,850 किलोमीटर ऊंचाई पर एक उपग्रह को स्थित करता हूं तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यकाली उपग्रह या मतलब भू स्थिर उपग्रह कहलाएगा। और वो पृथ्वी के एक स्थान को लगातार ऑब्जर्व करेगा, जिस दिशा में ये पश्चिम से पूरब चलेगा वामावर्त, और इसका आवर्तकाल 24 घंटे होगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा 24 घंटे होगा। अब हम इसकी हमने गणना कर ली, इस सूत्र से हमने गणना करी ऊंचाई की, कितनी ऊंचाई आई 35,850। अब हम कितना समय लगेगा संदेश भेजने में, हम अगर कोई संदेश भेजते हैं पृथ्वी से कहां पे तुल्यकाली उपग्रह पर, तो कितना समय लगेगा और कितने समय, तो ठीक है समय तो वो प्रकाश की चाल से आएगी, और जो तुल्यकाली उपग्रह है उसका वेग क्या होगा, इसकी गणना करेंगे अभी। साहब ये हमारी पृथ्वी होगी, ये एक तुल्यकाली उपग्रह है, हमने सिग्नल भेजा, सिग्नल वापस आ रहा है, ठीक है। ये दूरी कितनी है d, h ले लेंगे ना, कितने वेग से जा रहा है, प्रकाश के वेग से c। तो हमारे पास समय कितना होगा परावर्तन के नियम वाला, इको मेथड से, ठीक है। तो इसमें वेग क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी h प्लस h अपॉन समय 2h अपॉन t। अब मुझे क्या निकालना है, h निकालना है मुझे, कि मुझे क्या निकालना है t निकालना है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h अपॉन c। ये कितना है मेरे पास 35.85 गुणा 10 की घात 6, c कितना है 3 गुणा 10 की घात 8। ये आएगा 0.239 सेकेंड, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.24 सेकेंड। ठीक, हमने समय निकाल लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तुल्यकाली कक्षा में कि तुल्यकाली जो उपग्रह है उसमें उपग्रह की कक्षाचार, पार्किंग कक्षा में तुल्यकाली उपग्रह की क्या सूत्र होता है हमारे पास, V0 RE अंडर रूट G अपॉन
आर ई प्लस एच। ठीक, आर ई कितना है हमारे पास 6.10 सीधा सीधा 9.86 आर ई 6.37 गुणा 10⁻6। एच कितना था हमारे पास 35.85 गुणा 10⁻6। जब सॉल्व करेंगे V नॉट सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 3.068 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो तुल्यकालिक कक्षा में पार्किंग कक्षा में जो तुल्यकालिक उपग्रह है उसकी चाल कितनी होगी 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हमने एक उपग्रह के सुने होंगे, हमने ध्रुव के बारे में सुना है, पृथ्वी पे ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? ये जो हमारे बाकी उपग्रह हैं ध्रुवीय उपग्रह, क्या अंतर होता है इनमें, इसका अध्ययन करते हैं। अभी हम किसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं? ध्रुवीय उपग्रह के बारे में। ध्रुवीय उपग्रह, भाई नाम अलग आया तो काम भी अलग होगा इनका। वह उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय तल से गुजरने वाली कक्षा में परिक्रमा करते हैं। वह उपग्रह जो पृथ्वी से चारों ओर ध्रुवीय तल से गुजरने वाली कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। जिस कक्षा में ये घूमते हैं उन्हें ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। यह उपग्रह क्या होते हैं? कम ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं और दूरस्थ स्थानों में संकेतों को सूचनाओं को भेजने का काम करते हैं। दूरस्थ स्थानों में इनके क्या काम है? पहला, दूरस्थ स्थानों में संदेश भेजते हैं, संचार व्यवस्था में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? संचार व्यवस्था में। मौसम की जानकारी ध्रुवीय उपग्रह ही देते हैं। आजकल मौसम की जानकारी बड़ी सटीक आती है। वो कहते हैं आज बारिश होगी तो बारिश होती है, क्या 2 बूंद बारिश पड़ के। यह दूरदर्शन जो संकेत हैं उन्हें विभिन्न स्थानों पे प्रसारित करने में काम आते हैं। जो दूरदर्शन सिग्नल जाने लग रहे हैं वो किससे जाते हैं? इन्हीं से जाते हैं। ये वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में काम आते हैं कि वायुमंडल में क्या स्थिति है, कैसा दाब है, कैसी ये संरचना बन रही है। तभी तो बता देते हैं कि ये फलाने टाइम पे एक तूफान आएगा, इतनी स्पीड होगी, ऐसे टकराएगा। और पृथ्वी के आकार तथा आंतरिक संरचना के अध्ययन करने में काम आते हैं। ये कौन से उपग्रह कहलाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, भारहीनता। जब कोई एस्ट्रोनॉट से होते हैं, ये ऊपर जाते हैं तो ये हवा में तैरते हैं। किसमें तैरते हैं? हवा में, उपग्रह के अंदर पकड़ के जाते हैं, तो इसे भारहीनता कहते हैं। देखो, मैं चल रहा हूं, मैं एक बल अपने पैरों से पृथ्वी पे लगा रहा हूं, पृथ्वी से एक बल मेरे पैरों पे लग रहा है जो उसको बराबर कर रहा है। इस जो पृथ्वी से मेरे पैरों पे बल लग रहा है उस बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम याद आ गया? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो मेरा बल क्रिया बल है जो मेरे पैरों से पृथ्वी की ओर लग रहा है, एक प्रतिक्रिया बल मेरे पे ऊपर की ओर लग रहा है जो पृथ्वी से पैरों की ओर लग रहा है। अगर यह प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाए, किसी विशेष परिस्थिति में यह प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए, यह प्रतिक्रिया बल किसका एहसास कराता है? हमें भार का। हमारे किसका एहसास कराता है? भार का। अब प्रतिक्रिया बल है तो भार है। प्रतिक्रिया बल अगर हम किसी विशेष परिस्थिति में शून्य कर दें
तो वो क्या स्थिति कहलाएगी? भारहीनता की अवस्था कहलाएगी। किसकी अवस्था कहलाएगी? भारहीनता की अवस्था कहलाएगी। ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी से केंद्र से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक उपग्रह कितने वेग से? v0 वेग से गति कर रहा है। m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के केंद्र O से r दूरी पर, मतलब r जो कक्षीय त्रिज्या है वो r है, v0 वेग से गति कर रहा है। अब जब गति कर रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? उसे अभिकेंद्र बल मिलेगा प्रतिक्रिया बल से, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो क्या हो गया ये? m v0 स्क्वायर अपॉन r GME m अपॉन r स्क्वायर, v0 स्क्वायर अपॉन r GME अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये प्रथम समीकरण आ गया। अब इस उपग्रह के अंदर के भीतर m डैश द्रव्यमान का अंतरिक्ष यात्री है। m डैश द्रव्यमान का अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। जब m डैश द्रव्यमान का एक अंतरिक्ष यात्री है तो क्या होगा? इस पे एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल तो लग ही रहा है। यात्री पे, अंतरिक्ष यात्री पे दो बल कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है और उपग्रह के तल की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल। तो यात्री पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना हो गया? केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना हो गया? ये बल GME m डैश अपॉन r स्क्वायर माइनस प्रतिक्रिया बल r। ये बल किसके बराबर होगा? इसके अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। यहां ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस r। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 को m डैश से भाग करने पर तो क्या बचेगा हमारे पास? v0 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू GME अपॉन r स्क्वायर माइनस r अपॉन m डैश। ये कट जाएंगे। समीकरण 1 में देखो ये दोनों बराबर है। जब ये कट जाएंगे तो r 0 के बराबर आएगा, प्रतिक्रिया बल 0 होगी। इसका मतलब क्या होगी? भारहीनता। मतलब उस अंतरिक्ष यात्री को प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है तल से, उसको क्या मिल रही है? भारहीनता मिल रही है। तो ये इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो भोजन ट्यूब के रूप में ले जाते हैं, ट्यूब में ले जाते हैं, ट्यूब पास लगा के निगल जाते हैं उसे। क्यों? भारहीनता है, ट्यूब तो निगल जाते हैं। तो इसी तरह यदि हम किसी वस्तु को उपग्रह के भीतर डोरी से लटका दें तो डोरी में कोई तनाव नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं आएगा, क्योंकि वहां भारहीनता है। प्यारे बच्चों, आज हमने इकाई 6 मतलब गुरुत्वाकर्षण का सभी संपूर्ण अध्याय का अध्ययन कर लिया है। मतलब वीडियोस बन गई है हमारी ये तो। और इन्हीं सब मतलब यही इकाई नहीं, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटा, मेरे इकाई 1 से लेके इकाई 6 जो आज समाप्त हो रही है, संपूर्ण वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप जाइए और देखिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं।
बेटे किसी चीज को साधारण और सरल भाषा में समझाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं, अगर मेरी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों को शेयर, इस वीडियो को आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे नई वीडियो आती रहे और आपको मिलती रहे। धन्यवाद।